हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और सीटेट 2024 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि 7 जुलाई को आप लोगों का सीटेट एग्जाम का पेपर है। समय आपके पास दोस्तों बहुत ही कम बचा हुआ है। देखा जाए दोस्तों तो 10 से 15 दिन का ही मात्र आपके पास समय बचा हुआ है। इस समय सबसे ज़्यादा जरूरी दोस्तों आप अपनी स्टडी के साथ साथ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली लगाइए दोस्तों, जिससे दोस्तों आपको सीटेट एग्जाम क्रैक करने में आसानी होगी। आज की क्लास में दोस्तों आपको जो है कि पेपर 2 के लिए यानी कि दोस्तों जो आपका पेपर सेकंड है उसके लिए जो है कि सामाजिक विज्ञान एवं अध्ययन के यानी सोशल साइंस के, जिसमें दोस्तों आपसे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएंगे दोस्तों, जिसका एग्जाम दोस्तों आपको 9/12/2018 को हुआ था। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि क्लास नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक लाइक तो दोस्तों बनता ही, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों इस मॉक टेस्ट को जरूर दीजिए कि इन 60 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, फर्स्ट नंबर का प्रश्न। एक चीज दोस्तों हम आपको बता देना चाहेंगे कि हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़िएगा, ऑप्शंस को भी पढ़िएगा, लेकिन हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास करिएगा। यही दोस्तों प्रोसेस होगा इस क्लास का, ठीक है। पहला प्रश्न है कि स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। स्थल संधि, द्वीप, खाड़ी या जल संधि। जल्दी से दोस्तों आप लोग बताइए, हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर का। आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्थल संधि। अगला प्रश्न दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। यानी कि दोस्तों कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं इसका सही आंसर कितने लोग बताते हैं। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका देखते हैं कितने लोग सही आंसर बताते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है यानी कौन कौन से दोस्तों सब्जेक्ट शामिल हैं, आप लोग बताइएगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। बी वाला ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। सी वाला ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र। और डी वाला ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान। आप लोग दोस्तों बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान के साथ साथ अर्थशास्त्र जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। ये विषय दोस्तों आपकी उच्च प्राथमिक स्तर पर शामिल है। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। हम वेट कर रहे हैं दोस्तों, सभी आंसर आपको ही बताने हैं। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है। संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुकरण, निपुणात्मक अधिगम या व्याख्यात्मक शिक्षण। जल्दी से दोस्तों आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि व्याख्यात्मक शिक्षण आगमनात्मक अधिगम की विधा का विरोधाभासी है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है। इस टाइप के भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। ये प्रश्न हमारा है कि दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों अब कुछ इस टाइप के ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनने लगे हैं, ठीक है, इन 2 से 3 वर्षों में सीटेट के एग्जाम में। क्या हमारा कथन है कि आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। बी, यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। आप लोग बताइए दोस्तों, दोनों कथन सत्य है या दोनों कथन असत्य है या एक सत्य है या एक असत्य है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका पहला कथन जो है आपका सत्य है, दूसरा कथन आपका असत्य है। इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ए सत्य है और बी असत्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसका आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। ए, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण। बी, मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े। सी, आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। और डी,
इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े। जल्दी से दोस्तों आप लोग बताइए अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। हम वेट कर रहे हैं आपके आंसर का, देखते हैं कौन सही आंसर दोस्तों बताता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों समय हम लोगों के पास बहुत ही कम है, इसलिए दोस्तों जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और आप आंसर भी दोस्तों थोड़ा फास्ट बताइए कौन सा सही होगा, ठीक है। भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं, अर्थशास्त्र, भूगोल या राजनीति विज्ञान या इतिहास। जल्दी से आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूगोल। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राथमिक और तृतीयक दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीयक। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए क्लास को स्किप मत कीजिए और अंत तक दोस्तों बने रहिएगा जरूर। पूछा गया प्रश्न है कि सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। सीखने की अक्षमता वाले, यानी दोस्तों जो सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी हैं, किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। विशेष, समावेशी, आधुनिक या अनन्य। तो दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि एनसीएफ की बात किया जाए तो उसमें समावेशी शिक्षा की बात की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समावेशी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए दोस्तों, कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। यह कथन दोस्तों किसका है, किस मनोवैज्ञानिक का यह कथन है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। 4 मनोवैज्ञानिक का नाम दिया गया है। इसका राइट आंसर दोस्तों देखते हैं कितने लोग बताते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीन पियाजे। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर आप बताएं। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए। ए, उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें। बी, काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें। सी, परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। डी, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। आप लोग बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छात्रों को बहस, डिस्कशन और चर्चाओं में लगाए, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, इसका आंसर आप लोग बताएं क्या होगा। दोस्तों सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, ठीक है दोस्तों, इसलिए क्लास के अंत तक बने रहिएगा। एक आत्मनिर्देशित, आत्मानुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं जटिल सोच, बुद्धिमान सोच, अमूर्त सोच या आलोचनात्मक सोच। जल्दी से बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आलोचनात्मक सोच, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएं दोस्तों। इस प्रश्न को पढ़िए, आंसर बताइए। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। ग्रेफाइट से या पौधों और खनिज से, स्लेट से या पशु अंगों के अवशेष से। जल्दी से आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पौधों और खनिज से, यही आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सबसे पुरानी पांडुलिपियां खाली स्थान पर लिखी गई थी, पत्थरों पर, कागज, लकड़ी या ताड़पत्रों पर। इसका सही आंसर आप बताएं दोस्तों, हम वेट कर रहे हैं, जल्दी से आप बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ताड़पत्रों पर। अगला प्रश्न है कि मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी अवधि है। मध्य पाषाण काल है या नव पाषाण काल है या महापाषाण काल है या पूरा पाषाण काल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूरा पाषाण काल मानव इतिहास में यह सबसे लंबी अवधि है, ठीक है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखते हैं इसका आंसर कितने लोग बताते हैं। दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए, सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान स्थित है। बी, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। दोस्तों आप लोग बताइए दोनों कथन क्या हैं। 46 नंबर का प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह दोनों कथन सत्य हैं, पहला भी और दूसरा भी, ठीक है।
आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखते हैं इसका आंसर कितने लोग बताते हैं। ठीक है, 47 नंबर का प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? हरियाणा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पंजाब। इसका सही आंसर आप बताएं क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? पाली, संस्कृत, प्राकृतिक या ब्राह्मी? जल्दी से आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत भाषा में रची गई थी। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है दोस्तों। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे, कौन थे? प्रसेनजीत, बिंबिसार, अज्ञातशत्रु या महावीर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिंबिसार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? कौन सा इसमें से बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? दंभ, अहिंसा, संघ या बुद्ध? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं दोस्तों इसका सही आंसर कौन बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा। अहिंसा जो है दोस्तों बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है। सभी प्रश्न दोस्तों आज की क्लास में महत्वपूर्ण हैं और आप इसका आंसर दोस्तों हमसे पहले जरूर बताया करिए। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सदस्यों का चुनाव करता है? कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? ए, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, लोकसभा सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधायक, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता? तो इसका सही आंसर दोस्तों आप बताएं क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं इसका आंसर कौन बताता है। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? राष्ट्रपति और संघीय, राष्ट्रपति और एकात्मक, संघीय और संसदीय और संघीय, संसदीय और एकात्मक? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संसदीय और संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था भारत द्वारा। अगला प्रश्न है कि अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? 84, 47, 74, 48? जल्दी से आप बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 84 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं अनुसूचित जातियों के लिए। अगला प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं कितने लोग बताते हैं। भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या समानता का अधिकार? जल्दी से दोस्तों आप लोग बताइएगा, ये संविधान का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, समानता का अधिकार। भारत की अस्पृश्यता दोस्तों आर्टिकल 17 में इसका जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 17 में। अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, पूछा गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आजादी का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार? जल्दी से दोस्तों आप बताइए, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। दोस्तों यह पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन दोस्तों इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखते हैं इसका सही आंसर कितने लोग बताते हैं। 56 नंबर का प्रश्न है कि अस्पृश्यता खाली स्थान के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? लिंग, जाति, वंश या शारीरिक विकलांगता? जल्दी से आप बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो अस्पृश्यता जो है जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? जल्दी से आप बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो मुख्यमंत्री को दोस्तों आपका जो है राज्यपाल नियुक्त करता है, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है 58 नंबर का प्रश्न है कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? जब मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है तो राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? जल्दी से बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? 58 नंबर का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक, मंत्रियों की परिषद? आप लोग बताइएगा प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांसद।
अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न दोस्तों पूछे जाएंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है 61 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ध्यान से प्रश्न को दोस्तों पढ़िए। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? 61 नंबर का प्रश्न है। तो राज्य का पहला नागरिक दोस्तों राज्यपाल है और देश का पहला नागरिक, भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है 14वीं है, 15वीं है, 16वीं या 13वीं है? आप लोग बताइए कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16वीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल, एम वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद या नरेंद्र मोदी? आप लोग दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पे तो उस समय ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था, तो उस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, ठीक है। और अगर इस टाइम के अनुसार प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों तो आपको लेटेस्ट आपको राष्ट्रपति बताना होगा, ठीक है। तो हम जो है 2018 के अनुसार यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया जाता है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम, नागरिकों के अधिकार या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम? जल्दी से दोस्तों आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक दलों के नाम। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका देखते हैं दोस्तों कितने लोग सही आंसर बताते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कौन नामांकित करता है? राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सी राजगोपालाचारी? तो दोस्तों जल्दी से आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए क्लास के अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं दोस्तों कितने प्रश्न आज की क्लास से आप सही करते हैं, ठीक है, SST के पेपर में। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर था? बी पट्टाभी सीतारामैया, TT कृष्णमाचारी और सी राजगोपालाचारी या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी से आप लोग दोस्तों बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 15 अगस्त 1947? जल्दी से दोस्तों आप लोग बताइएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी या जवाहरलाल नेहरू? आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? यानी कि दोस्तों समवर्ती सूची क्या होती है दोस्तों? जिसमें राज्य सूची भी होती है और केंद्र सूची, दोनों सूची की बात की गई रहती है। यानी कि पहला ऑप्शन है राज्य सरकार और स्थानीय सरकारी निकाय, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय सरकारी निकाय और केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दोस्तों अभी हम आप लोगों को बताए हैं समवर्ती सूची का मतलब होता है ऐसी सूची जो दोस्तों केंद्र सरकार के लिए भी होती है और राज्य सरकार दोनों के लिए होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। अगला प्रश्न दोस्तों है और ये भी महत्वपूर्ण आपके लिए, देखते हैं इसका आंसर कौन बताता
आता है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी। इसका आंसर आप बताएं, आप लोग क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? 4 ऑप्शन है दोस्तों, जल्दी से आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मुर्शिद कुली खान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? 4 ऑप्शन है दोस्तों, विलियम वेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड डलहौजी। जल्दी से दोस्तों आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न दोस्तों है, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका देखते हैं कितने लोग आंसर दोस्तों सही बताते हैं। किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? लॉर्ड कैनिंग ने या लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड माउंटबेटन ने या लॉर्ड रिपन ने? तो दोस्तों इसका सही आंसर आप बताएं क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है कि कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? बाजीराव प्रथम ने, बाजीराव द्वितीय ने, बहादुर शाह जफर ने या नाना साहब ने? इसका आंसर आप लोग बताइए दोस्तों, हम वेट कर रहे हैं क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नाना साहब ने। अगला प्रश्न दोस्तों है, और इस प्रश्न को दोस्तों पढ़िए और आंसर जल्दी से बताइए कि कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? ए, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, बी, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, सी, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना और डी, एक कहानी सुनाना। दोस्तों जल्दी से बताएं आप इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, यही दोस्तों एक उपयोगी विधि होगी। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका देखते हैं कितने लोग सही आंसर बताते हैं कि एडुसेट से क्या अभिप्राय है? ए, सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह है, बी, एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, सी, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है, डी, रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर आप लोग बताएं क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। दोस्तों सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखते हैं दोस्तों कितने प्रश्न का आंसर आप सही दे पाते हैं इस क्लास से। 78 नंबर का प्रश्न है कि पंचवाड़ी और विजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? कबीर, गुरु नानक, रविदास या मीराबाई? दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, देखते हैं इसका सही आंसर कितने लोग बताते हैं। तो दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर। अगला प्रश्न है कि एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल या गुप्त काल या गुर्जर प्रतिहार काल? जल्दी से दोस्तों आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रकूट काल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज, सेवा समाज या ब्रह्म समाज? आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सभी प्रश्न आज की क्लास में महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि वात दीर्घदर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु दाब, वायु दिशा, वायु तापमान या वायु वेग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वायु दिशा। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? मध्यमंडल, वाहमंडल, बहिर्मंडल या समताप मंडल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल। अगला प्रश्न दोस्तों है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न को देखिए और देखते हैं दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कितने लोग सही बताते हैं। ठीक है, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। प्रश्न पूछा गया है हमारा है कि पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम से आंतरिक से कहाँ तक? बाहरीतम परत तक पहचानिए। तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 83 नंबर का प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
आंतरिक क्रोड हो जाएगा, फिर बाहरी क्रोड होगा, फिर मेंटल, फिर उसके बाद परपर्टी होगा। ठीक है, ये आपका जो है ये वाला जो है आपका आंतरिक है, फिर उसके बाद ये आपका बाहरी हो जाएगा, और इसके बाद आपका ये मेंटल हो जाएगा, इसके बाद ये परपर्टी हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगली प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, और इस टाइप के दोस्तों प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और बहुत ही आसान होते हैं, क्यों समझने का ज़रूरत है। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या दर्शाता है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्या दिखाता है? चंद्र ग्रहण, या वृहत ज्वार भाटा, या लघु ज्वार भाटा, या सूर्य ग्रहण। जल्दी से दोस्तों आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, हम वेट कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लघु ज्वार भाटा। ये जो परिस्थिति दिखाई गई है ये लघु ज्वार भाटा को दिखाया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखते हैं इसका आंसर कितने लोग बताते हैं कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, तो यह कहलाता है। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और मोड़ बनाकर बहती है, तो जो कहलाता है। बाढ़ का मैदान, विसर्प, चाप, झील, तटबंध। जल्दी से दोस्तों आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विसर्प कहलाता है। अगला प्रश्न है कि अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने, भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग या वायु मार्ग? जल्दी से दोस्तों आप लोग बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु मार्ग। बहुत ही आसान प्रश्न था दोस्तों, कॉमन सेंस पे आधारित प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, देखते हैं इसका सही आंसर कितने लोग बताते हैं। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में से संबंधित है कहलाती है। जैव भूगोल, जनसांख्यिकी, मानव भूगोल या नगरीय भूगोल, या नगरीय भूगोल? इसका सही आंसर दोस्तों आप लोग बताएंगे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनसांख्यिकी। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, और कुछ इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, और इधर दोस्तों 2 से 3 सालों में सीटेट में कुछ इस टाइप के ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, और इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है। देखते हैं इसका आंसर कितने लोग सही बताते हैं। देखिए दोस्तों, अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित रूप से बनेंगे। अभिकथन दिया गया है कि सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। 2 कथन दोस्तों दिए गए, कथन दिया गया और कारण आपको बताना है। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की को स्पष्ट नहीं करता है। ए सत्य है और आर असत्य है, ए असत्य है, आर सत्य है। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए को स्पष्ट करता है। आप लोग दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न, और आज की क्लास का सेकेंड लास्ट प्रश्न है, और देखते हैं दोस्तों इसको कितने लोग बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला या ईंधन? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सौर ऊर्जा। इस क्लास का दोस्तों अंतिम प्रश्न है कि विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसी कल्चर या सेरीकल्चर? आप लोग दोस्तों बताएं, हम वेट कर रहे हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पीसी कल्चर, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों 2018 में जो पेपर हुआ था उसके हम आपको जो है सामाजिक विज्ञान मीन सोशल साइंस एसएसटी के 60 प्रश्न कराए, और इन 60 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से दोस्तों जरूर बताइए। यदि यह क्लास दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और दोस्तों हमारे